कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को भूगोल का अध्याय 2 और उसके प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं, जो कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति संसाधन और वन्य जीवन संस्थान है। चलिए देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न उत्तर दिए और कैसे किए गए। चलो, तो सबसे पहले ये एक पॉइंट ले रहे हैं हम। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है और 70% भूमि में विरल जनसंख्या या निर्जन है सारी। दूसरा है आपका सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की एक आवरण की पतली परत होती है जिसे मृदा कहलाती है। मृदा कहते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, बहुत ज्यादा समय लग जाता है 1 सेंटीमीटर मृदा बनने। अगला है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। पृथ्वी की 3/4 भाग जल से ढका हुआ है और इसलिए इसको ग्रह कहते हैं। जैव मंडल में जीवित जातियों का एक दूसरे से परस्पर संबंध और निर्भरता है, उसको हम परितंत्र कहते हैं। तो देखते हैं परितंत्र को क्या है। ये परितंत्र है आपका, जिसमें ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग है, इसमें लोग निवास कर रहे हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं और इसका जल संसाधन भी आपको दिखाया जा रहा है पूरी तरह। तो ये एक तंत्र है हमारा जो काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। मृदा परिच्छेदिका है ये। मृदा परिच्छेदिका में क्या हुआ है, सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है ये ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है, ये ऊपर वाली मृदा है। नीचे जो दिखाई दे रही है ये ऊपर वाली चली गई, ये नीचे वाली है आपको, इसमें बालू है, गाद है, क्ले के साथ उप मृदा कहलाती है। इसके और नीचे ये पीले वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ये अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है और सबसे नीचे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये जनक चट्टाने है। यही मृदा परिच्छेदिका है, इसके बारे में आपको पता है। चलिए मृदा के बारे में चलते हैं। ये मृदा आपको दिखाई गई सेंटर में, इसमें क्या क्या होता है। ये जनक सेल है, रंग है, गठन है, रासायनिक गुणधर्म, खनिज है, मात्रा है, ये खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करता है। तो दूसरा देखते हैं इधर जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, अपक्षय और ह्यूमस का निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। और क्या है, उच्चावन, तुंगता और ढाल मृदा के संचयित को निर्धारित करते हैं। यह है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ये आपको वेदिका फॉर्म दिया गया है, मतलब खेती पहाड़ों पर ऐसी होती है, ढाल बना दिया था, सीढ़ी नुमा जो है फॉर्म को बना दिया जाता है, जिससे पानी यदि ऊपर गिरता है तो धीरे धीरे करता हुआ इन सभी क्षेत्रों में पानी पहुंच सके। तो वेदिका फॉर्म से खेती की जाती है और पहाड़ों पर एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर ली जाती है। इसके बाद ये जो है मैदानी भागों में जो है आपका रक्षक मेखला बनाई हुई है पहाड़ पेड़ों को लगा करके, जिससे कि ये यहाँ की मृदा को जाने ना दे, उसको बैठा करके अपने पास रखा रहती है। तूफान आता है, आंधी तूफान कुछ भी है, बरसात भी आती है, तब भी जो है इस मृदा को ये पकड़े रहते हैं और एक बाउंड्री की तरफ खड़े रहते हैं। आज की ये यमुना है हमारी, जो प्रदूषित हो चुकी है, बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। बच्चे ये यमुना नदी जो है वाहित मल, औद्योगिक बहिष्कार एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है और इतनी ज्यादा प्रदूषित हो कि पूरा का पूरा पानी जो है आपको काला दिखाई देता है, क्योंकि दिल्ली के पास से गुजरती है, दिल्ली का सारा कचरा इसके अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें कि बस्ती का भी कचरा होता है और का भी कचरा होता है। यदि इसको साफ करा जाए तो ये बहुत ही उपयोगी नदी है, जो कि बिल्कुल दिल की धड़कन दिल्ली से होकर के चलती। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये आपको खेती में देखो पानी का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और सिंचाई कर रहे हैं, इसे हम स्प्रिंकलर बोलते हैं। इस वजह से सिंचाई करना, ये आपको ये फुहारा लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये चारों ओर खेत में फेंकता रहता है, चारों घूम सकता है आसानी से और पानी जो है बेकार नहीं जाता और आसानी से खेतों में पहुंच जाता है। बीच में नालियों में जो पानी इधर उधर बेकार चला जाता है उन सबसे बचाव हो जाता है। अगला है ये रेशम का कीट, आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है रेशम का कीट। ये रेशम का कीट क्या करता है, ये पत्तियों को खाता है और रेशम का निर्माण करता है। तो रेशम का कीट जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है,
जो रेशम आज के युग में बनाया जाता है, एक तो आर्टिफिशियल बनता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है, और एक ये प्रकृति द्वारा ये स्वयं बनाता है। प्रश्न है कुछ अब। औसत एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 135 लीटर का जल का उपयोग करता है, तो वो पूरा बताना है आपको। चलो उपयोग देखते हैं, और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर। सबसे पहले पीना जो है वो 3% है आपका, ये 3% दे दिया गया। खाना बनाने में कितना होता है, 4% का होता है इस्तेमाल। नहाने में कितना होता है, ज्यादा होता है नहाने में, तो 20% तक का इस्तेमाल होता है। शौचालय में उससे भी ज्यादा लगता है, 40% का है। वस्त्र धोने में थोड़ा और 40% का हो जाता है। बर्तन धोने में 20% पानी खर्च हो जाता है, और बागवानी जो है उसमें 23% खर्च हो जाता है। कुल मिलाकर के ये 150% तक का जल खत्म कर देते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं जरा। क्या आप इस उपयोग को कम करने के तरीके सोच सकते हैं? तो ये उत्तर दिया हुआ है आपको। जल उपयोग को कम करने के तरीके हैं। नंबर 1, कपड़ा धोने वाले जल का उपयोग फर्श साफ करने या शौचालय में कर सकते हैं। नंबर 2 जो है, भोजन पकाते समय सब्जी दाल चावल धोने वाले जल को हम पेड़ पौधों में उपयोग कर सकते हैं। नहाते समय नल से नहीं बल्कि बाल्टी में पानी भरकर नहा सकते हैं। प्रश्न है अगला, भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं? तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए इसे भूमि का उपयोग कहते हैं। चयनित देशों में भूमि का उपयोग यहाँ दिखाया गया है, देश दिया हुआ है, और भूमि के उपयोग के अनुसार क्षेत्र का प्रतिशत दिया है, जैसे फसल की भूमि के लिए, चारागाह के लिए है, वन के लिए है, और अन्य उपयोग के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 6% जो है फसल के लिए होती है, 56% चारागाह, 4% 14% वन है, और 24% अन्य उपयोग के लिए। ब्राजील को देखिए, ब्राजील का 9% जो है फसल के लिए है, 20% चारागाह, 66% वन, और अन्य उपयोग 5%। कनाडा में देखिए, कनाडा में 5% भूमि के लिए है, 4% चारागाह है, 40% वन के लिए है, और 52% जो है अन्य उपयोग के लिए। चीन की जरा बात करिए, चीन में 10% भूमि के लिए और फसल के लिए है, और 34% चारागाह है, 14% वन है, और 42% जो है अन्य उपयोग है। फ्रांस को भी देख लीजिए, फ्रांस में 35% फसल के लिए होता है, और 21% चारागाह, 27% वन है, और 17% अन्य उपयोग के लिए। भारत की भी बात कर लीजिए तो 57% फसल के लिए देता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है फसल यही भारत ही उपयोग करता है इसका। 4% चारागाह के लिए, 22% वन के लिए, और 17% अन्य। जापान को भी देख लेते हैं जरा, 12% फसल के लिए लगाता है, 2% केवल चारागाह, मेरे ख्याल से सबसे कम है चारागाह के लिए, 67% जो है वन के लिए है, और 19% अन्य उपयोग के लिए। रूस को भी जरा चेक कर लें, रूस है 8% फसल के लिए, 5% चारागाह के लिए, 44% वन के लिए, और 44% अन्य उपयोग के लिए। यूनाइटेड किंगडम के लिए 29% जो है फसल के लिए भूमि, 46% चारागाह, और 10% वन, और 16% अन्य उपयोग के लिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है वो 21% फसल के लिए करता है, 26% चारागाह के लिए, 32% वन के लिए, और 21% अन्य उपयोग के लिए। विश्व की भी बात कर लेते हैं तो 11% जो है फसल भूमि के लिए, 36% चारागाह के लिए, 31% वन के लिए, और 32% अन्य उपयोग के लिए। ऊपर दी गई सारणी का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये मैंने इस पेज जो है पढ़ करके पूरा बताया, क्योंकि नीचे कुछ आंसर देने थे आपको। तो चलिए देखते हैं। उन देशों के नाम बताइए जिसमें फसल भूमि, वन, चारागाह और अन्य उपयोग के लिए भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो मैंने पीछे दिखा दिया था आपका, फसल भूमि का सबसे अधिक प्रतिशत 57% भारत में ही है। वन का प्रतिशत 67% जापान में है। चारागाह भूमि का प्रतिशत है 56% ऑस्ट्रेलिया में, और अन्य उपयोग के लिए सार्वधिक जो है 52% भूमि जो है कनाडा में। इन देशों में भूमि उपयोग प्रतिरूपों और संभावित आर्थिक क्रियाओं में आप किस प्रकार का संबंध स्थापित करें?
तो ये उत्तर है इसका। भारत में अधिकतर लोग कृषि व सबसे संबंधित कार्यों में कार्यरत हैं, मतलब उससे संबंधित कार्यों में कार्यरत हैं, यानी खेती बाड़ी ज्यादा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लोग पशुपालन व उससे संबंधित कार्यों में ज्यादा संलग्न है, क्योंकि वहाँ 56% भूमि चारागाह है। जापान के लोग जो है वानिकी व उससे संबंधित उद्योगों में कार्यरत है। मतलब इनके आधार पर हम बता सकते हैं। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय देखिए जरा क्या है। तापमान परिवर्तन, भूसात क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना ही अपक्षय कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं? तो छत पर वर्षा का जल एकत्र करके हम जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादकों उपयोगों में लाना, यानी इसको काम में लाना है, तो वर्षा का जल संग्रह कहलाता है। आगे एक और प्रश्न आता है, ये CITES क्या है? देखो CITES क्या है? ये द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्रणाली एवं पौधों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं, ये बताने आपको। तो ये मेन उत्तर है इसका, एक तो वर्षा है और दूसरा अपक्षय है। अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के दो कारण देखिए। तो भूमि निम्नीकरण के जो है दो मुख्य कारण है, कौन कौन से हैं? नंबर एक है निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार, यानी कि हम जो है आजकल मकान बनाने में और अन्य इंडस्ट्री वगैरह लगाने में खर्च कर देते हैं। नंबर दो है कृषि भूमि का प्रसार, यानी कि खेती की भूमि का भी प्रसार होता है। अगला प्रश्न है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है? देखो ये उत्तर है इसका, भूमि पर मनुष्य निवास करती है और भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे खनन, सड़कों, वानिकी, उद्योगों की स्थापना, इमारतें बनाना आदि कारणों से भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। ये उत्तर है आपका, सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किए गए दो सोपानों के नाम दे रहे हैं। नंबर एक दे रहे हैं हम, प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिकी, वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना। नंबर दो है, एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी CITES की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है। जल संरक्षण के तीन तरीके बताइए, कैसे कैसे हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये उत्तर है आपका, जल संरक्षण के तीन तरीके कौन कौन से? नंबर एक, शुष्क प्रदेशों में सिंचाई विधियों से अपनाकर जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। नंबर दो, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को संचित करने के लिए नहरों को पक्का करना चाहिए। नहरों से पानी भी इधर बहुत ज्यादा व्यस्त चलाता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। सही उत्तर को चिन्हित करना है, मतलब इसमें सही उत्तर चुनना है आपको। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का कौन सा है? मृदा का गठन जो है ये। नंबर दो, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है आपका वेदिका, जो मैंने दिखाया था, वेदिका से है ये रिजल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, ये बताना है आपको। तो ये आपका है, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, यानी जो बल्ब है उसको बंद कर देना चाहिए। निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। तो पहला है, ये नंबर का है, भूमि का उपयोग कहाँ होता है?
तो यह है भूमि का उत्पादनकारी उपयोग है ये। तो ये आपका तीसरा जो है ये क इसके आगे लिख दिया जाएगा। इसके बाद है ह्यूमस। ह्यूमस आपका ख है, तो ख में देखते हैं क्या है, ये आपका ऊपरी अपर्दन पर, यानी ये पहले हो गया था, ये चौथा नंबर है, ऊपरी अपर्दन पर निक्षेपित और जैव पदार्थ। ये यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, और लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, चट्टान बांध क्या है, चट्टान बांध के बारे में बताना है। ये है मृदा अपरदन को रोकना है, यानी कि आपका जो कहने वाला है आपका, तो यहाँ पर ग लिखेंगे। अगला है जैव मंडल, भ पार्ट है आपका। जैव मंडल की बात करते हैं। जैव मंडल में अब आपका कौन सा बचता है, तो ये आपका है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र होता है। ये आपका कौन सा हुआ, ये भ वाला पार्ट, जो नहीं है उसको छोड़ सकते। चलिए आगे देखिए जरा, ये कुछ प्रश्न दिए हैं, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य बताइए, और यदि सत्य है तो उसके कारण भी बताइए। चलिए देखते हैं, नंबर 1 है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। सत्य है ये, क्यों है इसका कारण भी देना है आपको। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, यहाँ खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं और प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है। मैदानी भाग होने के कारण यहाँ सड़क व रेल मार्ग का घना जाल बिछाया जाता है। नंबर 2 ले लीजिए, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। बिल्कुल सत्य है ये उत्तर, इसका भी कारण देना है आपको। तो बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर और बढ़ता जनसंख्या का समूह, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग आदि जल आपूर्ति की कमी को मुख्य कारक बताते हैं। नंबर 3 है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल का उगाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, सत्य है ये भी। तो मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित कर सकते हैं, ये भी आपका असत्य है। ये क्रियाकलाप है, देखिए इसको क्रियाकलाप को करना होता है आप लोगों को। तो इसमें भूमि उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कुछ और कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले कुछ वर्षों में क्या आपके स्थान पर भूमि उपयोग प्रतिरूप में कोई परिवर्तन हुआ है? अपने माता पिता और बड़े लोगों से पता कीजिए और आप अगले लिखित प्रश्नों को पूछ करके एक साक्षात्कार दे सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ये आपका व्यवस्था की गई है इसकी। ये उत्तर चल रहा है, इसका सर्वे करके क्या कर रहे हैं देखेंगे रखना। तो ये ग्रामीण है, ग्रामीण में पशु और मुर्गी पालन का उद्योग संख्या दिखाई गई यहाँ पे। और इसमें क्या है, आपके दादाजी का ये 30 वर्ष की आयु के साथ कब क्या हुआ, और जब आपके माता पिता 30 वर्ष की आयु के कब क्या हुआ, और आप क्या सोचते हैं ये दिखाया गया। और कुल सामान्य क्षेत्र और कुल क्षेत्र विलुप्त हो रहे हैं, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले पशु मुर्गी पालन का उद्योग की संख्या जो है, तो पहले जो है आपके दादाजी के टाइम के समय की बात करें तो 50-60 परिवार थे। फिर इसके बाद मम्मी पापा के इसमें क्या हो गया, ये 35 से 20, 35 और 35 के बीच रह गए। ये शहरीकरण होता गया इससे जो है, और ये जो हम लुप्त हो रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। गांव में पेड़ों और तालाबों की संख्या के बारे में बात करें तो पहले जो है 1500 वृक्ष थे और 8 तालाब थे। आज जो बेचारे कम हो गए, 900 वृक्ष रह गए हैं, ये मम्मी पापा के समय का, और 8 तालाब रहे हैं। और भूमि का जो है उपयोग में परिवर्तन हो रहा है, जो है सब चीजें घटती जा रही है। ये भी आपका हमें तरफ। अगला है परिवार के मुखिया का व्यवसाय। तो ये पहले कृषि और पशुपालन था, अब सरकारी नौकरी व कृषि हो गया। ये सब शहरीकरण के कारण और थामे जा रहा है, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। अब इसके आते हैं नगरीय। नगरी तो मैंने डैश छोड़ दिया है। कारों की संख्या की बात कर लेते हैं। पहले कारों की संख्या 3 थी, फिर अब बढ़ करके 30 हो गई है। और इसमें जो है ये भी आपका शहरीकरण ही हो रहा है वैसे, ये भी यहाँ का ही आंसर विलुप्त हो रहा है। घर में कमरों की संख्या, घर में कमरों की संख्या का क्या हो रहा है आपका, पहले 3 ही कमरे थे, अब 5 हो गए। भूमि के उपयोग में परिवर्तन हो रहा है, और तो हाँ है यहाँ पर भी। पक्की सड़कों की संख्या पहले 2 थी, अब 12 होगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पर हाँ है आपका। अब है पार्क और खेल के मैदानों की संख्या। पहले बड़ा मैदान होता था, अब छोटे मैदान व पार्क में परिवर्तन हो गया है, और इसका अभी कोई उपयोग नहीं है, और ये हाँ हो रहा है।
इस तरह से आप लोग टेबल बना सकते हैं और इसको कर सकते हैं। आपने जो तालिका पूरी की है इसके आधार पर भूमि उपयोग प्रतिरोध का एक चित्र बनाइए जिन्हें आप 20 वर्ष बाद अपने पड़ोस में देखने की कल्पना करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि वर्षों बाद भूमि उपयोग प्रतिरोध बदल जाता है? उत्तर है इसका, वर्षों बाद भूमि उपयोग का प्रतिरोध बदल जाता है क्योंकि समय के साथ साथ प्रौद्योगिकी विकास, नए आविष्कार होते हैं जिससे लोगों की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार की सारी चीजें बदल जाती है, चित्र आप लोग बना सकते हैं। और ये लेसन यही समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आरिफ के साथ आज का वीडियो समाप्त